दी डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के एक बहुत ही बड़े और कह सकते हैं सख्त फैसले की, जो 10 दिसंबर से लागू होने वाला है। फैसला ये है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पूरी तरह बैन कर दिया जाएगा। इस कानून ने दुनिया भर की टेक कंपनियों और सरकारों में काफी हलचल मचा दी है। बिल्कुल। तो आज का बड़ा सवाल यही है कि क्या ये बैन किशोरों को सोशल मीडिया के खतरों से, खासकर उनके मानसिक स्वास्थ्य पर जो असर पड़ रहा है, उससे बचाने के लिए एक ज़रूरी और सही कदम है, या फिर ये एक ऐसी सरकारी दखलंदाजी है जो कुछ ज़्यादा ही हो गई है। मतलब एक ऐसा कदम जो बच्चों को डिजिटल दुनिया की सच्चाई के लिए तैयार करने के बजाय उनके अधिकार छीन रहा है। मेरा तो यही मानना है कि ये एक जरूरी कदम है। देखिए, सालों तक जब कंपनियां कुछ नहीं कर रही थीं, तब जाकर ये कानून आया है। ये बच्चों की भलाई को कंपनियों के मुनाफे से ऊपर रखने की एक बहुत जरूरी कोशिश है। और मैं कहूंगी कि ये एक तरह की ब्लैंकेट सेंसरशिप है। ये ना सिर्फ माता पिता के अधिकारों को कमजोर करता है, बल्कि इससे हमारे युवा शायद दुनिया से कम जुड़ पाएंगे और कम जानकारी भी रख पाएंगे। चलिए इसी पर बात करते हैं। देखिए, मेरी नज़र में ये प्रतिबंध उस भारी नुकसान का एक सीधा जवाब है जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने खास तौर पर किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य पर किया है। और ये कोई हवा-हवाई बात नहीं है। हमारे पास मेटा के ही पूर्व कर्मचारी जैसे फ्रांसिस हॉगिन और आर्टुरो बेजार जैसे विसल ब्लोअर्स के बयान हैं। सैकड़ों मुकदमे चल रहे हैं। ये सब एक ही तरफ इशारा करते हैं। इन कंपनियों ने जानबूझकर अपने ऐप्स को ऐसा बनाया है कि उनकी लत लग जाए। उनका एक ही मकसद है, मुनाफा, चाहे यूजर्स की सुरक्षा ताक पर क्यों न रख दी जाए। यहां तक कि मार्क ज़करबर्ग पर सीधे सीधे आरोप लगे हैं कि उन्होंने किशोरों की भलाई के लिए उठाए जाने वाले कदमों को खुद रोका। एक मशहूर किस्सा है कि उन्होंने इंस्टाग्राम के उन ब्यूटी फिल्टर्स को हटाने का प्रस्ताव ठुकरा दिया था जो बॉडी डिस्मॉर्फिया को बढ़ावा देते हैं। मतलब अपने ही शरीर को लेकर एक अजीब सी, गलत और नकारात्मक सोच पैदा करते हैं। हाँ, ये बात तो है। और देखिए, ऑस्ट्रेलिया की संचार मंत्री अनिका वेल्स ने बिल्कुल सही कहा। इन कंपनियों को 15-20 साल दिए गए कि वे खुद को सुधार लें, लेकिन वे पूरी तरह नाकाम रहीं। तो अब सरकार को दखल देना ही पड़ा। फेसबुक के ऑस्ट्रेलिया के एक पूर्व प्रमुख स्टीफन शीलर ने इसे सोशल मीडिया का सीट बेल्ट मोमेंट कहा है। जैसे गाड़ियों में सीट बेल्ट जरूरी है, वैसे ही अब सोशल मीडिया के लिए यह जरूरी है। हो सकता है यह परफेक्ट ना हो, पर यह जरूरी है। देखिए, मैं मानती हूँ कि चिंताएं वाजिब हैं, बिल्कुल है। लेकिन मुझे लगता है कि ये समाधान बीमारी से भी बदतर है। ये कानून एक बहुत ही खतरनाक मिसाल कायम कर रहा है। नेट चॉइस जैसे इंडस्ट्री ग्रुप्स का कहना सही है कि ये एक ब्लैंकेट सेंसरशिप है। इससे ऑस्ट्रेलिया के युवा कम जानकारी रखेंगे, दुनिया से कम जुड़ेंगे और उन प्लेटफॉर्म्स को समझने में भी पीछे रह जाएंगे जिन्हें बड़े होकर उन्हें इस्तेमाल करना ही है। सबसे बड़ी चिंता की बात तो ये है कि ये सीधे सीधे माता पिता के अधिकारों को कमजोर करता है। आपको पता है, ऑस्ट्रेलिया दुनिया का पहला देश है जो ऐसा कानून ला रहा है जिसमें माता पिता की सहमति का भी कोई विकल्प नहीं है। मतलब अगर माँ बाप चाहें भी कि उनका 15 साल का बच्चा सोशल मीडिया इस्तेमाल करे, तो भी वो नहीं कर सकता। मेटा और स्नैप जैसी कंपनियां सही तो कह रही हैं कि ये फैसला परिवारों का होना चाहिए, सरकार का नहीं। लेकिन क्या परिवार अकेले ये फैसला ले सकते हैं? इस पर हम बाद में आएंगे। जरूर, पर एक और बात है, कंपनियां हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठी हैं। स्नैपचैट और इंस्टाग्राम ने खास तौर पर किशोरों के लिए अकाउंट बनाए हैं जिनमें सुरक्षा सेटिंग्स पहले से ही बहुत मजबूत होती हैं। यूट्यूब उम्र का पता लगाने के लिए एआई का इस्तेमाल कर रहा है। ये कानून ऐसे नए प्रयोगों और सुधारों को रोक देगा। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि इसे लागू कैसे करेंगे। क्या हर किसी से आईडी मांगी जाएगी? इससे तो प्राइवेसी का एक नया सिरदर्द खड़ा हो जाएगा। और बच्चे तो जुगाड़ निकाल ही लेंगे। हो सकता है वो ऐसी जगहों पर चले जाएं जो और भी ज्यादा खतरनाक और अनियंत्रित हों। आपने कहा कि कंपनियां हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठी हैं, लेकिन क्या हम सच में मान सकते हैं कि ये कंपनियां समाधान पर काम कर रही हैं, जबकि उनका पूरा बिजनेस मॉडल ही एडिक्शन पर बना है? उनके लिए असली समाधान तो उनके मुनाफे के खिलाफ जाएगा, है ना? आपने जिन सुरक्षा उपायों की बात की, वो सब एक तरह का दिखावा है। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि उन पर सरकारों का दबाव बढ़ रहा है। दिखावा कहना तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। ये एक शुरुआत है। कैसी शुरुआत?
आपके विसल ब्लोअर दोस्त आर्टुरो बिजार, उन्होंने खुद एक स्टडी की थी। उसमें पता चला कि इंस्टाग्राम के लगभग 2/3 नए किशोर सुरक्षा उपकरण पूरी तरह बेअसर थे। ये कंपनी असल समस्या को छू भी नहीं रही हैं, जो उनके प्लेटफॉर्म के डिजाइन में है। वो डिजाइन जिसका मकसद ही लोगों को आदी बनाना है। ये तो बस ऊपर ऊपर से कुछ बदलाव कर रहे हैं ताकि लगे कि वो कुछ कर रहे हैं, जबकि अंदर से उनका मुनाफे वाला मॉडल वैसे का वैसा ही है। ठीक है, मैं मानती हूँ कि ये उपकरण अभी परफेक्ट नहीं है, लेकिन कोई भी तकनीक पहली बार में परफेक्ट नहीं होती। इनोवेशन धीरे धीरे ही होता है। एक झटके में सब कुछ बैन कर देने से सुधार की ये प्रक्रिया ही रुक जाएगी। कंपनियों ने एक और सुझाव भी दिया है, जो मुझे काफी व्यवहारिक लगता है। उनका कहना है कि उम्र की पुष्टि का काम ऐप स्टोर ऑपरेटर्स को संभालना चाहिए, जैसे कि एप्पल और गूगल। वो डिवाइस के लेवल पर इसे लागू कर सकते हैं। ये ज्यादा कारगर हो सकता है। ये बैन तो एक कुंद हथियार की तरह है जो हर चीज को एक ही तरह से काट रहा है, जबकि हमें एक, आप कह सकती हैं, सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है, जहां तकनीक के जरिए बारीक सुधार किए जाएं। मुझे इस तर्क पर बिल्कुल यकीन नहीं है। ये तो अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर डालने वाली बात हुई। उन्होंने ये प्लेटफॉर्म्स बनाए, उन्होंने इन्हें ऐसा डिजाइन किया कि लत लग जाए, और अब जब जवाबदेही की बात आई तो कह रहे हैं कि एप्पल और गूगल उनकी समस्या सुलझाएं। ये तो साफ साफ अपनी जिम्मेदारी से भागना है। 15 साल तक उन्होंने कुछ नहीं किया, और अब जब सरकार सख्ती कर रही है तो उन्हें अचानक इनोवेशन की याद आ गई। ये सिर्फ मामले को टालने की एक और चाल है। व्यापी समाधान खोजने की कोशिश के तौर पर देखती हूँ। खैर, ये जिम्मेदारी का सवाल सिर्फ कंपनियों तक ही सीमित नहीं है। आप ये जिम्मेदारी सरकार को दे रहे हैं, लेकिन उस व्यक्ति का क्या जो बच्चे के सबसे करीब है, यानी माता पिता? क्या हम उनके अधिकार को पूरी तरह नजरअंदाज नहीं कर रहे? मेटा का बयान इस मुद्दे को बिल्कुल सही ढंग से सामने रखता है। एक ऐसा कानून जो माता पिता को ऐप डाउनलोड को मंजूरी देने और उम्र की पुष्टि करने का अधिकार देता है, वो परिवारों को फैसले लेने की ताकत देता है, सरकार को नहीं। ये तो एक बुनियादी सिद्धांत है कि परिवार के फैसलों में सरकार को दखल नहीं देना चाहिए, खासकर जब दूसरे विकल्प मौजूद हों। ऑस्ट्रेलिया इस सिद्धांत को पूरी तरह से नकार रहा है। ये एक दिलचस्प बात है, पर मैं इसे अलग तरीके से देखता हूँ। ये तर्क इस हकीकत को नजरअंदाज कर रहा है कि ये लड़ाई बराबर की है ही नहीं। एक तरफ एक आम माँ बाप है और दूसरी तरफ अरबों डॉलर की कंपनियां हैं जिनकी पूरी फौज मनोवैज्ञानिकों और न्यूरोसाइंटिस्ट की है। ये लोग दिन रात इसी काम में लगे हैं कि आपके बच्चे के दिमाग को कैसे हैक किया जाए, उसे कैसे स्क्रीन से चिपकाए रखा जाए। ऐसे में आप माता पिता से ये उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि वो अकेले इन दैत्य जैसी कंपनियों का मुकाबला कर लेंगे? अमेरिका में सैकड़ों माता पिताओं और स्कूल जिलों ने मिलकर जो मुकदमे किए हैं, वो इसी बात का सबूत है कि ये लड़ाई व्यक्तिगत स्तर पर नहीं जीती जा सकती। जब कोई मुद्दा एक सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट बन जाता है, जैसा कि ये बन चुका है, तो सरकार का दखल देना न सिर्फ उसका अधिकार है, बल्कि उसका कर्तव्य भी है। माफ कीजिए, लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। आप माता पिता के अपने बच्चों को सही गलत सिखाने और गाइड करने की क्षमता को बहुत कम आंक रहे हैं, और इसे सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट कहना, ये मामले को बहुत बड़ा चढ़ाकर पेश करना है। क्या हम सोशल मीडिया के फायदों को पूरी तरह भूल गए हैं? ये लोगों को जोड़ता है, नई चीजें सीखने का मौका देता है, समुदाय बनाता है। सरकार का काम माता पिता के अधिकार छीनना नहीं, बल्कि उन्हें और ताकतवर बनाना है। उन्हें बेहतर उपकरण और शिक्षा देनी चाहिए। ये बैन तो ये मानकर चल रहा है कि सारे माता पिता नाकाम हैं और अपने बच्चों के डिजिटल जीवन को संभाल नहीं सकते। ये सच नहीं है। ये एक संरक्षणवादी रवैया है जो स्वतंत्रता को खत्म करता है। जरा सोचिए, आप एक 15 साल के बच्चे हैं जिसे उसके सारे दोस्त एक ग्रुप चैट में बुला रहे हैं, किसी स्कूल प्रोजेक्ट पर बात कर रहे हैं, लेकिन आप शामिल नहीं हो सकते क्योंकि कानून इजाजत नहीं देता। उस बच्चे पर सामाजिक रूप से क्या असर पड़ेगा? क्या वो खुद को अलग थलग महसूस नहीं करेगा? मैं समझता हूं कि आप ऐसा क्यों सोच रही हैं, लेकिन मुझे एक अलग नजरिया रखने दीजिए। ये माता पिता की क्षमता का सवाल नहीं है, ये उस माहौल का सवाल है जिसमें वे काम कर रहे हैं। कंपनियां जानबूझकर बच्चों को निशाना बना रही हैं और उनकी मनोवैज्ञानिक कमजोरियों का फायदा उठा रही हैं। ये सिर्फ एक डिजिटल खेल का मैदान नहीं है, ये एक ऐसा माहौल है जिसे जानबूझकर शोषण करने के लिए बनाया गया है, और इसका असर सिर्फ ऑस्ट्रेलिया तक सीमित नहीं रहेगा। यह प्रतिबंध एक बहुत जरूरी प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है। ये दुनिया को दिखाएगा कि ऐसा किया जा सकता है। डेनमार्क, नॉर्वे और पूरा यूरोपीय संघ, ये सभी देश बहुत ध्यान से देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है।
ये एक वैश्विक आंदोलन की शुरुआत हो सकती है जो आखिरकार इन टेक कंपनियों को मजबूर कर देगा कि वे अपने प्रोडक्ट्स को डिजाइन से ही सुरक्षित बनाएं, न कि बाद में कुछ फीचर्स जोड़कर खाना पूर्ति करें। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या आपने इसके अनपेक्षित परिणामों के बारे में सोचा है? विशेषज्ञ जैसे कि प्रोफेसर नेट फास्ट इस पर एक बहुत दिलचस्प बात कहते हैं। वो कहते हैं कि कंपनियां एक बहुत ही महीन रेखा पर चल सकती हैं। वो कानून का पालन तो करेंगी, लेकिन इतनी अच्छी तरह से नहीं कि दुनिया के बाकी देश भी ऐसा ही करने के लिए प्रोत्साहित हो जाएं। और इस कानून में जो जुर्माना है वो तो मजाक जैसा है। $49.5 मिलियन का अधिकतम जुर्माना, मतलब मेटा जैसी कंपनी के लिए तो ये लंच का खर्च भी नहीं है। जैसा कि कार्नेगी मेलन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अरी लाइटमैन कहते हैं, ये बाल्टी में एक बूंद के समान है। कंपनियां इसे बस व्यापार करने की लागत मानकर नजरअंदाज कर देंगी। वे सिर्फ नाम के लिए कानून का पालन करेंगी ताकि दूसरे देशों को ऐसा कदम उठाने से रोक सकें, और असल में कुछ भी नहीं बदलेगा। मैं मानता हूं कि जुर्माना बहुत ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता कि कंपनियां इसे आसानी से दरकिनार कर देंगी। सार्वजनिक दबाव और ब्रांड की प्रतिष्ठा को होने वाला नुकसान भी एक बड़ी चीज है। ये कानून एक साफ संदेश भेजता है कि अब पहले जैसा नहीं चलेगा, और अगर ये कानून पूरी तरह सफल नहीं भी होता तो भी, जैसा स्टीफन शिलर ने कहा, कभी-कभी कुछ ना होने से एक अधूरा नियमन बेहतर होता है। कम से कम ये एक शुरुआत तो है। ये इस मुद्दे पर बातचीत को आगे बढ़ाता है और कंपनियों पर असली कार्रवाई करने का दबाव बनाता है। लेकिन क्या हम ये जोखिम उठाने को तैयार हैं कि इस अधूरे नियमन से बच्चे और भी ज्यादा असुरक्षित हो जाएंगे? क्या होगा अगर वे इस बैन से बचने के लिए बिना निगरानी वाले प्लेटफॉर्म या डार्क वेब जैसी जगहों का इस्तेमाल करना शुरू कर दें? ये कानून एक बहुत ही साफ सुथरे समाधान की कल्पना करता है, जबकि असल दुनिया बहुत ज्यादा उलझी हुई है। हम शायद अनजाने में बच्चों को और भी बड़े खतरों की ओर धकेल रहे हैं, और साथ ही उन्हें डिजिटल दुनिया को जिम्मेदारी से चलाना सीखने का मौका भी नहीं दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर मेरा मानना है कि सालों तक कंपनियों ने अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ा और किशोरों पर इसके नुकसान के पुख्ता सबूत जमा होते रहें। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया का ये प्रतिबंध एक साहसी और जरूरी कदम है। ये जवाबदेही तय करता है और दुनिया के लिए एक मिसाल कायम करता है। ये साफ कहता है कि लोगों की भलाई मुनाफे से ज्यादा जरूरी है। हो सकता है इसमें कमियां हों, लेकिन ये कुछ न करने की निष्क्रियता से तो कहीं बेहतर है। मैं समझती हूँ कि आप इसे कुछ न करने से बेहतर क्यों मानते हैं, लेकिन मेरे लिए ये एक गलत इलाज है जो बीमारी से भी बदतर हो सकता है। ये माता पिता के अधिकारों को कम करता है, बच्चों को डिजिटल नागरिकता सीखने से रोकता है, और इसे प्रभावी ढंग से लागू करना लगभग नामुमकिन हो सकता है। सेंसरशिप के बजाय हमें कंपनियों पर वाकई में सुरक्षित उत्पाद बनाने का दबाव डालने और माता पिता को अपने बच्चों का मार्गदर्शन करने के लिए और ज्यादा साधन देने पर ध्यान देना चाहिए। ये तो साफ है कि इस पर हमारी राय अलग-अलग है, लेकिन हम दोनों इस बात पर जरूर सहमत हो सकते हैं कि किशोरों और सोशल मीडिया के बीच के इस जटिल रिश्ते को संभालना हमारे समय की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। बिल्कुल, ये साफ है कि सबसे अच्छा रास्ता क्या है, इस पर अलग अलग सोच है। ऑस्ट्रेलिया का ये प्रयोग चाहे सफल हो या असफल, दुनिया को बहुत जरूरी सबक सिखाएगा। ये एक ऐसा विषय है जिस पर हमें और आपको आगे भी बात करते रहना होगा।